नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं केसरी हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं अपने पहली खबर से। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी मिल गई है। शहर में 6.34 करोड़ रुपए की लागत से नक्षत्र वाटिका और 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया जाएगा। भरद्वाज आश्रम में बनने वाले नक्षत्र वाटिका के लिए 4.44 करोड़ रुपए और मिंटो पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग के लिए 1.89 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नक्षत्र वाटिका में 27 नक्षत्रों और 9 ग्रहों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी, जबकि 12 ज्योतिर्लिंग के पौराणिक महत्व को दर्शाया जाएगा। बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। मैनपुरी के चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में 9 अगस्त को डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान एक छात्र को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया। छात्र के हाथ और प्रवेश पत्र पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखे पाए गए, जिससे पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर हिमांशु की शिकायत पर पुलिस ने छात्र आशीष कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। छात्र के पास प्रश्नों के क्रमानुसार उत्तर मिलने से यह संदेह और गहरा हो गया है कि प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो चुका था। बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 6 नए मेडिकल कॉलेजों ने मान्यता के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष अपील दायर की है। इसके अलावा 2 मौजूदा कॉलेजों में सीट बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यदि ये प्रस्ताव सैंक्शन हो जाते हैं तो प्रदेश में एमबीबीएस की 700 एक्स्ट्रा सीटें अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे कुल सीटों की संख्या 11,200 तक पहुंच जाएगी। यह कदम एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की नीति के मुताबिक है। इसी बीच ड्यूटी में लापरवाही और अनुपस्थिति के कारण 15 पीएमएस डॉक्टर को बर्खास्त करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही 10 अन्य चिकित्सकों को आरोप पत्र जारी किया गया है। बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। यमुना विकास प्राधिकरण यानी ईरा मथुरा को नई औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। राया और बाजना में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए 15 दिनों में एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। ये औद्योगिक क्लस्टर यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर यानी पैरेलली डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 12 प्रमुख सेक्टर्स को चुना गया है, जिनमें डेयरी प्रोसेसिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यटन आदि शामिल हैं। इसके अलावा यमुना सिटी के सेक्टर 21 में विकसित हो रही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के पास एक थीम पार्क बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस थीम पार्क के लिए डीपीआर बनाकर शासन में प्रस्तुत करने पर सहमति बनी है। इन योजनाओं का उद्देश्य मथुरा में रोजगार के अवसर बढ़ाना और क्षेत्र का समग्र विकास करना है। बढ़ते अपने अगले खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कामों और प्रगति का अन्य राज्य अनुसरण कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने अपने शिक्षा विभाग का एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश भेजा। प्रतिनिधि मंडल ने निपुण भारत मिशन की सफलता की बारीकियों को समझने की कोशिश की। टीम ने लखनऊ के 2 विद्यालयों का दौरा किया और शिक्षकों, मेंटोर्स से बातचीत की। उन्होंने टीएलएम सामग्रियों, लर्निंग ऐप्स और टीचर्स ट्रेनिंग प्रक्रिया का अवलोकन किया। प्रतिनिधि मंडल ने विद्या समीक्षा केंद्र का भी दौरा किया और डेटा एनालिसिस प्रक्रिया को समझा। बढ़ते अपने अगले खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक योजनाओं के अनुसार 2027-28 में राज्य का बजट 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। वित्त विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बजट में सरकार की वेतन, पेंशन, ब्याज और अन्य राजस्व खर्चों की देनदारी लगभग 2% कम होगी। 2027-28 में सरकार विकास कार्यों पर करीब 70,000 करोड़ रुपए अधिक खर्च करने की योजना बना रही है। इस वर्ष विकास कामों पर सीधे 2.23 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के 1.54 लाख करोड़ रुपए से काफी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में राज्य का बजट लगभग 8.10 लाख करोड़ रुपए, 2026-27 में 9 लाख करोड़ रुपए और 2027-28 में 10,09,467.07 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। रुक करते हैं हमने 7वें खबर की ओर। देश के 14 प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटीज व्यक्तिगत माध्यम से पढ़ाई कर डिग्री देने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। दूरस्थ प्रणाली से शिक्षा और डिग्री देने के एकाधिकार की मांग करते हुए इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को कंबाइंड रूप से एक लेटर लिखा है। उत्तर प्रदेश के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नियमित छात्रों के साथ साथ प्राइवेट पद्धति से भी स्नातक और परास्नातक कोर्स में प्रवेश होते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम के मुताबिक उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उड़ीसा के मुक्त विश्वविद्यालयों के कुलपति इस बात से सहमत हैं कि दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का दायित्व मुक्त विश्वविद्यालयों का ही होना चाहिए। इस संबंध में यूजीसी से अपील की गई है। बढ़ते अपने अगले खबर की ओर। प्रदेश में प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रियों में स्टैंप चोरी रोकने और एक ही संपत्ति की रजिस्ट्री बार बार न हो सके, इसके लिए स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्री की जाने वाली संपत्ति की जियो लोकेशन वाली फोटो खींची जाएगी। जियो टैगिंग वाली फोटो से पता चल सकेगा कि प्रॉपर्टी कहां है, उसमें कितने रुपए का स्टाम्प लगेगा और आसपास 200 मीटर के एरिया में क्या क्या मौजूद है।
ये सॉफ्टवेयर अगले महीने लॉन्च हो सकता है। अभी तक रजिस्ट्री में संपत्ति की सामान्य फोटो लगती थी, जिससे स्टैम्प चोरी के मामले सामने आते थे। यह नया सॉफ्टवेयर एक मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा, जिसे रजिस्ट्री करवाने वाला शख्स डाउनलोड कर सकेगा। इसके जरिए प्रॉपर्टी की फोटो खींची जाएगी और वही फोटो रजिस्ट्री में लगाई जाएगी। फोटो में QR कोड भी होगा, जिसे स्कैन कर प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। बढ़ते अपने नवे खबर की ओर। मुरादाबाद हवाई अड्डे से शनिवार को यानी आज लखनऊ के लिए पहली उड़ान सेवा शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 महीने पहले लोकार्पित किए गए इस हवाई अड्डे से ये पहली उड़ान थी। प्रदेश सरकार के मंत्रियों धर्मपाल सिंह और बलदेव ओलख द्वारा हरी झंडी दिखाई जाने के बाद 19 यात्रियों को लेकर विमान लखनऊ रवाना हुआ। ये सेवा मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए लाभदायक होगी और भविष्य में बेंगलुरु, मुंबई जैसी उड़ानें भी शुरू होंगी। उन्होंने यूपी सरकार की प्राथमिकताओं को सराहना करते हुए विकास और सुरक्षा की प्रगति की बात कही। बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड की अंतिम खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी UPSRTC ने अपने इलेक्ट्रिक बसों को हर जिले से जोड़ने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया है। इस मॉडल के तहत एक डिपो को हब बनाकर उसके आसपास के जिलों को कनेक्ट किया जाएगा, जिससे यात्रियों को समय पर बसें मिलेंगी और यात्रा आसान होगी। इसके लिए 23 बस स्टेशनों को PPP मोड पर डेवलप करने की तैयारी हो चुकी है और वहां चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। UPSRTC अपने संसाधनों से 200 इलेक्ट्रिक बसें खरीद रहा है और इन्हें हब एंड स्पोक मॉडल पर संचालित करेगा, जिसे 17 जिलों को पहले जोड़ा जाएगा। इस मॉडल से यात्रियों को डिपो से ही सभी जिलों के लिए बस मिल सकेगी, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।